दोस्तों आप सभी का स्वागत है इजी ज्ञान में। अब हम जेपीएससी पेपर 2 के लिए प्रैक्टिस सेट 9 को करेंगे। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, मुगल बादशाह जहांगीर ने नागवंशी राजा को शाही दरबार में किस उपाधि से विभूषित कर स्वतंत्र कर दिया था? मुगल बादशाह जहांगीर ने नागवंशी राजा को शाही दरबार में किस उपाधि से विभूषित कर स्वतंत्र कर दिया था दोस्तों? तो शाह उपाधि देकर जो है उन्हें स्वतंत्र कर दिया गया था। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि हातू पंचायत गांव की बैठक प्रायः किस दिन होता है? हातू पंचायत अर्थात गांव की बैठक जो है प्रायः किस दिन होता है दोस्तों? तो बृहस्पतिवार को ही हातू पंचायत की बैठक होती है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि पढ़ा पंच द्वारा प्रत्येक गांव के पंच को पहचान के लिए क्या बांटती है और बांटते समय क्या चेतावनी दी जाती है? तो दोस्तों उन्हें यही चेतावनी दी जाती है कि पढ़ा पंच द्वारा प्रत्येक गांव के पंच को झंडे का चिन्ह और झंडे का रंग बांटती है। ठीक है, हमारा सवाल था कि पढ़ा पंच द्वारा प्रत्येक गांव के पंच को पहचान के लिए क्या बांटती है? तो पढ़ा पंच द्वारा प्रत्येक गांव के पंच को झंडे का चिन्ह और झंडे का रंग बांटती है। और कहता है कि गांव पंच आवंटित चिन्ह और रंग का ही व्यवहार करेंगे और पढ़ा पंच द्वारा आवंटित चिन्ह और रंग का प्रत्येक गांव पंच के लोग जो है ये सम्मान करेंगे। तो हमारा जवाब हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी जो है सही है, उपरोक्त सभी ही सही है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है दोस्तों कि नए जमीन बंदोबस्त करने पर मुंडा किसे सूचना देता है दोस्तों? तो मुंडा को अनुमंडल पदाधिकारी को भी सूचना देना पड़ेगा और उपायुक्त को भी। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ए एवं बी दोनों ही। हमारा सही जवाब हो जाएगा ए एवं बी दोनों ही। दोस्तों नए जमीन बंदोबस्त करने पर मुंडा जो है अनुमंडल पदाधिकारी एवं उपायुक्त को सूचना देंगे। दोस्तों नेक्स्ट है, कहता है मांझी परगनेत शासन व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? मांझी परगनेत शासन व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? सबसे पहली बात कि समाज में एकता, सुरक्षा तथा शांति बनी रहे। ठीक है। दूसरा कि बाहरी खतरों से लोगों को उन्हें सुरक्षित करना है, उन्हें सुरक्षित रखना है। नेक्स्ट है कि खतरों से लोगों को सुरक्षित रहना। तो उपरोक्त सभी ही मांझी परगनेत शासन व्यवस्था का जो है प्रमुख उद्देश्य है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारे पास कि खड़िया महासभा का सर्वोच्च सभापति कौन होता है दोस्तों? तो खड़िया महासभा का सर्वोच्च सभापति होता है खड़िया राजा। कौन होता है दोस्तों? खड़िया राजा ही खड़िया महासभा का सर्वोच्च सभापति होता है। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है दोस्तों कि चेरो जनजाति में अंचल के स्तर पर गठित पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? चेरो जनजाति के अंचल के स्तर पर गठित पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इन्हें मुखिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुखिया। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, कहता है कि बथुड़ी जनजाति की परंपरागत पंचायत व्यवस्था का प्रधान क्या कहलाता है? बथुड़ी जनजाति की परंपरागत पंचायत व्यवस्था का प्रधान क्या कहलाता है दोस्तों? तो दोहर कहलाता है। क्या कहलाता है? दोहर कहलाता है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड के संविधान के संबंध में निम्न में से बताना है आपको कि कौन सा कथन जो है झूठा है, असत्य है। दोस्तों सबसे पहला कथन कहते हैं कि सदान लोग जो है ये सूर्य के उपासक है। तो दोस्तों ये बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट है कि सदान लोग भूत प्रेत आदि में विश्वास करते हैं। हाँ वो करते हैं विश्वास। नेक्स्ट है सदान लोग कांसा तथा पीतल के बर्तन को समृद्ध का द्योतक मानते हैं। बिल्कुल वो इन्हें द्योतक मानते हैं। नेक्स्ट है कि सदानों का समाज मातृसत्तात्मक होता है दोस्तों। तो ये जो कथन है दोस्तों यही कथन हमारा गलत है। तो हमारा जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है दोस्तों कि गांधी जी का टाना भक्तों से संपर्क किस आंदोलन के दौरान हुआ था दोस्तों? असहयोग आंदोलन के दौरान ही ये मिले थे। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि निम्न में से किस संगठन द्वारा पृथक छोटानागपुर राज्य के निर्माण हेतु 1929 ईस्वी में साइमन कमीशन को आभार पत्र दिया गया था? निम्न में से किस संगठन द्वारा
पृथक छोटा नागपुर राज्य के निर्माण हेतु 1929 ईस्वी में साइमन कमीशन को आभार पत्र दिया गया था दोस्तों। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज, ठीक है। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज संगठन द्वारा पृथक छोटा नागपुर राज्य के निर्माण हेतु 1929 ईस्वी में साइमन कमीशन को आभार पत्र दिया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस स्थिति को डाल्टनगंज कांग्रेसी कार्यालय पर ब्रिटिश सरकार ने कब्जा जमा लिया था दोस्तों। 6 अगस्त 1942 को ही 6 अगस्त 1942 को ही जो है डाल्टनगंज कांग्रेसी कार्यालय पर ब्रिटिश सरकार ने कब्जा जमा लिया था। दोस्तों अगला सवाल है कि 1857 के विद्रोह में रामगढ़ बटालियन के 600 सिपाहियों का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों। तो दोस्तों इसका नेतृत्व किया था ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि 30 नवंबर 1897 ईस्वी को विक्टोरिया के हीरक जयंती के अवसर पर किस जेल से छोड़ दिया किसे जो है जेल से छोड़ दिया गया था। तो बिरसा मुंडा को जो है 30 नवंबर 1897 को विक्टोरिया के हीरक जयंती के अवसर पर जो है इन्हें जेल से छोड़ दिया गया था। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि हूल झारखंड पार्टी का विभाजन किस वर्ष में किया गया दोस्तों। 1970 ईस्वी में ही हूल झारखंड पार्टी का विभाजन हुआ दोस्तों इस पार्टी का गठन जो है 28 दिसंबर 1968 को जस्टिन रिचर्ड के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा 1970। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि उरांव जनजाति में त्योहार के समय महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता है। दोस्तों कहा जाता है कि उरांव जनजाति में त्योहार के समय महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों उरांव जनजाति में त्योहार के समय महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को खनरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खनरिया। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि मुंडाओं द्वारा निर्मित भूमि को निम्न में से क्या कहा जाता है। मुंडाओं द्वारा निर्मित भूमि को निम्न में से दोस्तों क्या कहा जाता है। तो इन्हें जो है खुटकट्टी भूमि कहा जाता है। कौन सी भूमि कहा जाता है? तो खुटकट्टी भूमि इन्हें कहा जाता है। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि बैगा जनजाति किस प्रजाति समूह से है। तो दोस्तों बैगा जनजाति द्रविड़ प्रोटो ऑस्ट्रेलैट प्रजाति समूह के अंतर्गत आता है। ये मुख्य रूप से पलामू, गढ़वा, रांची, लातेहार, हजारीबाग आदि जिलों में ये निवास करते हैं। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा द्रविड़। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि राजस्व ग्राम के अंतर्गत पंजीकृत मतदाताओं से मिलकर बनने वाली निकाय को क्या कहा जाता है दोस्तों राजस्व ग्राम के अंतर्गत पंजीकृत मतदाताओं से मिलकर बनने वाली निकाय को ग्राम सभा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्राम सभा। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि झारखंड में पुलिस मैनुअल किस वर्ष लागू हुआ था। तो दोस्तों 1861 ईस्वी में। कब? 1861 ईस्वी में ही झारखंड में जो है पुलिस मैनुअल लागू हुआ था। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि संथाल दशहरा पर्व पर बांदना आदि गीतों के साथ कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है दोस्तों संथाल दशहरा पर्व पर बांदना आदि गीतों के साथ टुइला वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किसका? टुइला वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है। अगला सवाल हमसे कहता है कि आप निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, कहते हैं कि पाइका झारखंड का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। यह पुरुष प्रधान नृत्य है, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है डोहार नृत्य को लांगड़े नृत्य भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये भी सही है। तो हमारा जवाब हो जाएगा 1 एवं 2 दोनों। दोस्तों अगर हम बात करें अगले सवाल की ओर, तो अगला सवाल हमसे कहता है कि जदुर गेना और जदुर, कर्मा, जरगा, उत्तरा तथा जपी किस भाषा के लोकगीत है दोस्तों। तो दोस्तों जदुर गेना और कर्मा, जरगा, जतरा तथा जपी मुंडारी भाषा के लोकगीत हैं। किस भाषा के? मुंडारी भाषा के।
दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि निम्न में से किस चित्रकला में जंगली जीव जंतु, पक्षी और पेड़ पौधे को उकेरा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों सोहराय में जो है जंगली जीव जंतु, मतलब सोहराय चित्रकला में ही जंगली जीव जंतुओं, पक्षियों और पेड़ पौधों को उकेरा जाता है। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि गणतंत्र दिवस मेला, नीमझड़ का मेला, बिस्वा मेला का आयोजन किस जिले में होता है। गणतंत्र दिवस मेला, नीमझड़ का मेला, बिस्वा मेला का आयोजन किस जिले में होता है दोस्तों। तो ये गोड्डा जिले में होता है। किस जिले में? गोड्डा जिले में होता है। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड में शिक्षा के विकास में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है दोस्तों। तो शिक्षा के विकास में सही मायनों में ईसाई मिशनरियों का भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों। आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों। तो दोस्तों कहता है सबसे पहली बात कि नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय का मुख्यालय मेदिनीनगर पलामू में स्थित है दोस्तों। तो ये तो कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कहता है कि प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 1962 ईस्वी में की गई थी। दोस्तों ये कथन भी हमारा सही है। नेक्स्ट कहता है कि रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय रांची में स्थित है। तो दोस्तों ये कथन भी हमारा सही है। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एवं 3। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है दोस्तों कि सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र एवं स्कूल कहाँ पर अवस्थित है। सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र एवं स्कूल जो है ये कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों। तो ये आपके मेरू हजारीबाग में अवस्थित है। कहाँ पर? मेरू हजारीबाग में अवस्थित है सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र एवं स्कूल, झारखंड के हजारीबाग जिले के मेरू नामक स्थान पर स्थित है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, कांति साहित्य साधन करके कांति इतिहास में अपना नाम अमर करने वाले साहित्यकार सखाराम गणेश देवकर का जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ था। दोस्तों कांति साहित्य साधन करके कांति इतिहास में अपना नाम अमर करने वाले साहित्यकार सखाराम गणेश देवकर का जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों साहित्य सखाराम गणेश देवकर का जन्म 17 दिसंबर 1869 को, कब? 17 दिसंबर 1869 को देवघर के पास करौ नामक गांव में हुआ था। कहाँ? करौ नामक गांव में हुआ था, देवघर के पास। तो हमारा जवाब हो जाएगा देवघर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि तिलकेर मुकदमा के रचनाकार कौन है। तिलकेर मुकदमा के रचनाकार दोस्तों कौन है? तो इनके रचनाकार है सखाराम गणेश देवस्कर। कौन है? सखाराम गणेश देवस्कर। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि बजीरा, पानी पीता, संझावती, बज्जिका, वर्वे, रामायण बेचा, केवट उदास, डीह कथा के रचनाकार कौन है दोस्तों। तो दोस्तों इनके रचनाकार हैं माझी रामदास टुडू। माझी रामदास टुडू ही बजीरा, पानी पीता, संझावती, बज्जिका, वर्वे, रामायण बेचार, केवट उदास, डी कथा के रचनाकार हैं दोस्तों। दोस्तों हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि भागवती देवी क्षत्रिय द्वारा संपादित मासिक पत्रिका वनिता हितैषी रांची से निकलना शुरू जो है कब हुआ था दोस्तों। कहता है कि भाग्यवती देवी क्षत्रिय द्वारा संपादित मासिक पत्रिका वनिता हितैषी रांची से निकलना दोस्तों ये कब शुरू हुआ था दोस्तों। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1892 ईस्वी में। कब? 1892 ईस्वी में ही रांची से ये वनिता हितैषी पत्रिका जो है निकलना, ये एक मासिक पत्रिका थी, इसका शुरुआत हुआ। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि राधा कृष्ण किस उपन्यास से हास्य व्यंग्य रचनाएं लिखते थे। दोस्तों वो कहते हैं, हमारा क्वेश्चन है कि राधा कृष्ण किस उपन्यास से हास्य व्यंग्य रचनाएं लिखते थे दोस्तों। तो ये जो है घोष घोष बनर्जी चटर्जी, ठीक है, घोष घोष बनर्जी चटर्जी उपन्यास से हास्य व्यंग्य रचनाएं लिखते थे।
दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि आपको बताना है कि किस वर्ष झारखंड सरकार ने सीएनटी एक्ट रैयत का व्यावसायिक कार्य दुकान, होटल, मैरिज हॉल आदि के निर्माण की छूट मिलेगी तथा भूमि को समय पर सरकार गैर कृषि कार्यों और अन्य जन उपयोगी कार्य के लिए प्रयोग कर सकेगी दोस्तों। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा 2016 में। कब? 2016 में ही झारखंड सरकार ने जो है 2016 को झारखंड सरकार ने सीएनटी एक्ट रैयत को व्यावसायिक कार्य, दुकान, होटल, मैरिज हॉल आदि के निर्माण की छूट मिलेगी तथा भूमि को समय पर सरकार गैर कृषि कार्यों और अन्य ज्ञान उपयोगी और अन्य जो है जन उपयोगी कार्य के लिए प्रयोग कर सकेगी दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि वह भूमि जो दिवालिया होने की स्थिति में हो तथा उन्हें सरकार द्वारा ले लिया गया हो तथा उसका प्रबंधन सरकार द्वारा किया जाता हो तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? तो उसे हम कहते हैं एनकम्बर्ड स्टेट। क्या कहते हैं? एनकम्बर्ड स्टेट दोस्तों, उसे हम एनकम्बर्ड स्टेट कहते हैं दोस्तों वह भूमि जो दिवालिया होने की स्थिति में हो तथा उन्हें सरकार द्वारा ले लिया गया हो तथा उसका प्रबंधन सरकार द्वारा किया जाता हो तो वो एनकम्बर्ड स्टेट कहलाता है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 से संबंधित दोस्तों कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? तो एक्चुअली में सीएनटी एक्ट लागू होने के पूर्व सर्वे पर कुल 16 लाख का खर्च हुआ था। कितना खर्च हुआ था? 16 लाख का। नेक्स्ट, सीएनटी एक्ट लागू होने के पूर्व सर्वे को टर्वर्से कहा जाता था। तो दोस्तों हमारा दोनों ही कथन सत्य है। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि सीएनटी एक्ट के तहत ऐसी जंगली भूमि जिसे भूस्वामी के अतिरिक्त किसी अन्य कृषक द्वारा तैयार की गई हो क्या कहलाता है? सीएनटी एक्ट के तहत किसी जंगली भूमि जिसे भूस्वामी को अतिरिक्त किसी अन्य कृषक द्वारा तैयार की गई हो तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? तो उसे हम कोरकोर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरकर कहते हैं। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू कर दिया था दोस्तों? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 11 नवंबर 1908 को लागू हुआ था। कब हुआ था? 11 नवंबर 1908 को लागू हुआ था दोस्तों। ठीक है, बात करें तो इसमें कुल 19 अध्याय एवं 271 धाराएं हैं। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा जो है संशोधन किया गया है? ठीक है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया है दोस्तों? तो दोस्तों पहली बात तो है कि राज्य सरकार गैर कृषि लगान पर अध्यारोपित कर सकती है, ये भी संशोधन किया गया। दूसरा किया गया कि भूमि का मानक दर बाजार दर मूल्य के 1% से अधिक नहीं होगा। तो हमारा जवाब हो जाएगा 1 और 2 दोनों ही। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के अंतर्गत कोई भी बंजर भूमि का बंदोबस्त रद्द करने के योग्य है अगर उसमें कितने वर्ष तक कृषि ना किया गया हो। तो उनमें 5 वर्ष तक का कृषि अगर नहीं किया गया हो तो ठीक है, तो उस कोई भी बंजर भूमि बंदोबस्ती रद्द करने योग्य है अगर उसमें 5 वर्ष तक कृषि ना किया गया हो। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि संथाल परगना अधिनियम 1949 की धारा डैश के तहत जमीन जो किसी भी रूप में दर्ज नहीं किया गया है वो मूल रैयत का जोत, निजी जोत या मूल रैयती जोत, अधिकृत जोत माना जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों धारा 10 के तहत तो संथाल परगना अधिनियम एसपीटी एक्ट 1949 की धारा 10 के तहत जमीन जो किसी भी रूप में दर्ज नहीं किया गया हो वो मूल रैयत का जोत, निजी जोत या मूल रैयती जोत, अधिकृत जोत माना जाएगा। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 5 के तहत किसी खास ग्राम के ग्राम प्रधान की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 5 के तहत किसी खास ग्राम के ग्राम प्रधान की नियुक्ति जो है ये किसके द्वारा की जाती है? तो ये जिले के उपायुक्त के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? जिले के उपायुक्त के द्वारा। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत खास गांव के तात्पर्य एक ऐसे गांव से है जहां संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम जो है काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत खास गांव के तात्पर्य एक ऐसे गांव से है जहां
पहली बात कि कोई मूल रैयत ना हो और दूसरा कोई मुखिया ना हो। तो हमारा जवाब हो जाएगा ए एवं बी दोनों ही। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि निम्नलिखित में से झारखंड का कौन सा प्रखंड डैश में सम्मिलित नहीं है। दोस्तों झारखंड, निम्नलिखित में से झारखंड का कौन सा प्रखंड है जो डैश में सम्मिलित नहीं है। दोस्तों कौन है? तो लेस्लीगंज जो है, लेस्लीगंज में जो है ये प्रखंड जो है सम्मिलित नहीं है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि 1869 ईस्वी में रांची के आसपास के क्षेत्र में निम्न में से किसके नेतृत्व में भूयहरी सर्वे किया गया था। दोस्तों रखाल दास के नेतृत्व में ही भूयहरी 1869 में किया गया था। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सा स्टेडियम रांची शहर में अवस्थित नहीं है। दोस्तों तो अल्बर्ट एक्का स्टेडियम जो है ये रांची शहर में अवस्थित नहीं है, ये एक्चुअली है गुमला जिले में। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड राज्य का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड राज्य का कौन सा स्थान प्राप्त किया। चलिए दोस्तों अगर हम आते हैं झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल के बारे में, तो दोस्तों झारखंड ने 33 स्वर्ण और 26 रजत एवं 34 कांस्य पदक जीतकर कुल टीमों में 5वां स्थान प्राप्त किया था। दोस्तों कितना स्थान? 5वां स्थान। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि झारखंड की किस महिला तीरंदाज ने 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के 2 गोल्ड मेडल दिलाए थे। तो ये थी हमारी दीपिका कुमारी। ठीक है दोस्तों झारखंड की दीपिका कुमारी तीरंदाज ने 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए 2 गोल्ड मेडल जीता है। दीपिका कुमारी को वर्ष 2012 में भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि झारखंड खेल प्राधिकरण के संदर्भ में निम्न कथनों पर आप विचार करें। पहला कथन हमसे कहता है कि झारखंड खेल प्राधिकरण का गठन 2006 में राज्य में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। दोस्तों तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कहता है कि खेल प्राधिकरण का अध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्री एवं विभागीय मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। तो दोस्तों ये कथन भी हमारा सही है। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी 1 एवं 2 दोनों ही। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि आरती कुमारी और बेम किस खेल से संबंधित है। आरती कुमारी और बेम जो है ये किस खेल से संबंधित है। दोस्तों तो ये जूडो खेल से संबंधित है। किस खेल से? जूडो खेल से इसका संबंध है। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है। दोस्तों अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो इस राज्य का क्षेत्रफल है 79,714। ठीक है, 79,714 वर्ग किलोमीटर इस राज्य का क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में 16वां स्थान है। दोस्तों कितना स्थान है? 16वां। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि झारखंड के सबसे ऊंचा भूभाग पारसनाथ पहाड़ी को छोड़कर, ठीक है, कहता है कि झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग, लेकिन पारसनाथ पहाड़ी को आप छोड़ दें। ठीक है दोस्तों, तो झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग पाट क्षेत्र जो है कौन है? पाट क्षेत्र है। पाट क्षेत्र जो है इसकी औसत ऊंचाई है 900 से 1100 मीटर। इसका विस्तार झारखंड के लातेहार, लोहरदगा एवं गुमला जिलों में पाया जाता है। दोस्तों तो हमारा जवाब हो जाएगा पाट क्षेत्र। अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड में किस प्रकार के कोयले पाए जाते हैं। दोस्तों झारखंड में जो है किस प्रकार के कोयले पाए जाते हैं? तो यहाँ जो है बिटुमिन्स, ठीक है, किस प्रकार के? बिटुमिन्स किस्म के कोयले पाए जाते हैं झारखंड में। चलते दोस्तों हमारा अगला सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि झारखंड में उपलब्ध लौह अयस्क संसाधन का प्रतिशत क्या है। झारखंड में उपलब्ध लौह अयस्क संसाधन का प्रतिशत कितना है। दोस्तों तो इसका परसेंटेज है 24%। 24% ही है झारखंड में उपलब्ध लौह अयस्क संसाधन। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि कोबाल्ट के मामले में झारखंड राज्य का स्थान देश में है कितना। कोबाल्ट के मामले में जो है झारखंड राज्य का स्थान कितना है। दोस्तों तो कोबाल्ट उत्पादन के मामले में झारखंड राज्य का स्थान देश में दूसरा है। कितना स्थान है? दूसरा।
दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि गुमरो एवं एरो किसकी सहायक नदी है। गुमरो एवं एरो जो है ब्राह्मणी की सहायक नदी है। ब्राह्मणी नदी झारखंड के दुमका जिले के उत्तर में स्थित दुधवा पहाड़ी से निकलती है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ब्राह्मणी नदी। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध दामोदर घाटी परियोजना में सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध दामोदर घाटी परियोजना में सम्मिलित नहीं है। दोस्तों दामोदर घाटी परियोजना भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है जिसके अंतर्गत 8 बांध का निर्माण किया गया है। वो कौन कौन से हैं? तो तिलैया है, मैथन है, बाल पहाड़ी है, पंचेत है, अय्यर है, बेरमो है, बोकारो एवं कोनार है दोस्तों। ठीक है, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? मेंढक बांध। ठीक है, मेंढक बांध ही जो है ये दामोदर घाटी परियोजना से सम्मिलित नहीं है दोस्तों। अगला सवाल है कि रजरप्पा जलप्रपात किस नदी के संगम पर है। ठीक है, रजरप्पा जलप्रपात जो है ये किस नदी के संगम पर है दोस्तों? तो ये दामोदर भेड़ा नदी के संगम पर है। रजरप्पा जलप्रपात जो है ये दामोदर भेड़ा नदी के संगम पर स्थित है। अगला सवाल है कि झारखंड में दलहन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। झारखंड में दलहन का सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों कहाँ होता है? तो ये पलामू जिले में होता है। कहाँ पर? पलामू में। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि नहरों द्वारा सर्वाधिक झारखंड के किस क्षेत्र में होता है सिंचाई। नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो है झारखंड के किस क्षेत्र में होता है दोस्तों? तो ये सिंहभूम में होता है। सर्वाधिक कहाँ होता है? सिंहभूम में। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि राज्य का सबसे पुराना औद्योगिक क्षेत्र है। राज्य का सबसे पुराना औद्योगिक क्षेत्र कौन है दोस्तों? ये है बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट है दोस्तों कि झारखंड वस्त्र परिधान और फुटवेयर नीति 2016 के तहत शुद्धिकरण किया जाएगा। तो झारक्राफ्ट हमारा जवाब हो जाएगा झारक्राफ्ट। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि झारखंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एवं विनिर्माण नीति 2016 के तहत ध्यान किया गया है। दोस्तों किस पर ध्यान किया गया है? तो सबसे पहली बात मेगा परियोजना पर भी, दूसरा द्वितीय टायर स्थान पर भी और MSM तथा मध्यम पैमाने की कंपनियों पर भी। हमारा अगला सवाल है कि बाबूलाल मरांडी द्वारा स्थानीय नीति घोषित कर दिए जाने के बाद झारखंड में क्या हुआ दोस्तों? तो उसके बाद जो है विरोध में आंदोलन उठ खड़े हुए। सदानों ने इसकी भारी विरोध किया। समर्थन व विरोधियों के बीच टकराव हुए जिसमें कई जाने गई। तो हमारा जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण के वास्ते कितने प्रतिशत लोगों की स्वेच्छा का प्रावधान पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत किया गया है दोस्तों? तो दोस्तों 70% का, कितना? 70% लोगों की स्वेच्छा का प्रावधान किया गया है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है खलारी सीमेंट संयंत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई दोस्तों? खलारी सीमेंट संयंत्र की स्थापना जो है ये किसके द्वारा की गई है दोस्तों? तो ये ACC सीमेंट के द्वारा की गई है। ACC के द्वारा की गई है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि डेमोटांट स्थित सीमेंट संयंत्र किस जिले में अवस्थित है दोस्तों? तो ये हजारीबाग जिले में अवस्थित है। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC झारखंड के किस शहर में स्थापित है दोस्तों? तो ये झारखंड के रांची शहर में स्थापित है हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि झारखंड सरकार की घोषणा के तहत स्वतंत्रता सेनानियों को का जो पेंशन है ये 3,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? ये 5,000 रुपये कर दी गई। कितनी? 5,000 रुपये। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि शहरी विकास विभाग ने राष्ट्रीय शहरी सूचना व्यवस्था का कितने बड़े शहरों में लागू करने की योजना बनाई है दोस्तों? तो 5 बड़े शहरों में लागू करने की योजना बनाई है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि पहाड़िया जनजाति में शिक्षा के प्रसार हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई दोस्तों? तो पहाड़िया दिवाकालीन विद्यालय योजना। ठीक है, पहाड़िया दिवाकालीन विद्यालय योजना ही शुरुआत की गई है दोस्तों। हमारा अगला सवाल है कि मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016 से 17 में कितनी राशि खर्च करने की योजना थी दोस्तों? तो 18 करोड़ की राशि जो है खर्च करने की योजना थी। हमारा अगला सवाल है
कि मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों? तो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र जो है ये रुक्का रांची में स्थित है। कहाँ पे? रुक्का रांची में। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि लातेहार स्थित महुआ डांड अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो लातेहार स्थित महुआ डांड अभयारण्य की स्थापना जो है 1976 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि झारखंड के किस जिले में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है दोस्तों? तो झारखंड के बोकारो जिले में ही जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है दोस्तों हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि झारखंड में गिद्ध प्रजनन केंद्रों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो झारखंड में गिद्ध प्रजनन केंद्रों की संख्या केवल 1 है। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि पलामू स्थित बेतला राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है दोस्तों? तो ये फैला हुआ है 231.67 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, कितने में? 231.67 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल में फैला हुआ है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि झारखंड किस जलवायु प्रदेश में स्थित है दोस्तों? तो दोस्तों ये जो है आपके मध्य एवं उत्तरी पूर्वी पठारी उप कृषि जलवायु प्रदेश में, पश्चिमी पठारी उप कृषि जलवायु प्रदेश में और दक्षिणी पूर्वी पठारी उप कृषि जलवायु प्रदेश में अवस्थित है। और हमारा जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि डोबा निर्माण का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों डोबा निर्माण उद्देश्य क्या है? कारण उद्देश्य जो है ये क्या है? सूखे की समस्या से निपटना, सिंचाई की व्यवस्था करना और पेयजल की व्यवस्था करना। तो हमारा जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि आप निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आप जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें दोस्तों। तो हमारा पहला कहता है कि झारखंड सरकार में पर्यावरण संरक्षण के लिए पेयजल एवं स्वच्छता को बढ़ावा देने के संपूर्ण राज्य को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया है। ठीक है, और पर्यावरण प्रदूषण से बचाव के लिए शहरी स्वच्छता क्षेत्र पर अधिक बल दिया गया है। दोस्तों हमारा दोनों ही कथन क्या होगा? सत्य होगा। दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है फिर से कि आप इन निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, पहला है जिम्स बेंगलिसिस, दूसरा है जिप्स इंडिकेसिस और तीसरा है ऑजिप्सन और ऑजिप्शियन। कहता है कि उपयुक्त तीनों का संबंध किससे है दोस्तों? उपयुक्त तीनों का संबंध किससे है? तो दोस्तों उपयुक्त तीनों का संबंध है झारखंड में पाए जाने वाले गिद्धों की प्रजातियां से, जो तेजी से विलुप्त हो रही है। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड राज्य में संचालित मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत आम लोगों को वृक्षों के रखरखाव पर होने वाले खर्च का कितना प्रतिशत वन विभाग द्वारा जो है वहन किया जाएगा दोस्तों? तो 50% जो है ये वन विभाग द्वारा क्या बोलते हैं? वहन किया जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि वन अधिकार अधिनियम के तहत किस वर्ष से पूर्व वनों में रह रहे वनवासियों को वन भूमि का पट्टा प्रदान किया जाएगा? ठीक है, तो वन भूमि का पट्टा जो प्रदान किया जाएगा ये 2006 के, ठीक है, 2006 से अगर आप रह रहे हैं, ठीक है, वनों में रह रहे हैं वनवासियों को वन भूमि का पट्टा प्रदान किया जाएगा। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि राज्य में भूकंप से संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीक कार्यों का संचालन करता है? तो दोस्तों BIT मेसरा ही करता है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड जंगली हाथियों के ग्रामीण बसावट में प्रवेश करने पर उन्हें भगाने हेतु किस प्रकार के तरीकों का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों सबसे पहली बात कि ढोल नगारे बजाना, दूसरा आग द्वारा हाथियों को डराना, तीसरा मिर्च की गंध द्वारा हाथियों को भगाना। तो हमारा जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है दोस्तों कि झारखंड राज्य में बाढ़ का, ठीक है, झारखंड राज्य में बाढ़ का प्रमुख कारण दोस्तों ये क्या है? तो झारखंड राज्य में बाढ़ का प्रमुख कारण है अत्यधिक मानसूनी वर्षा के कारण नदियों के जल स्तर पर वृद्धि। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड का कौन सा जिला आकस्मिक बाढ़ से प्रभावित है? झारखंड का कौन सा जिला जो है आकस्मिक बाढ़ से प्रभावित है दोस्तों? तो सबसे पहले बात करें तो यहाँ जमशेदपुर से भी प्रभावित है, दूसरा सरायकेला खरसावा से भी और तीसरा रांची भी। हमारा जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि आपदा प्रबंधन के लिए भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को कब से लागू किया था दोस्तों? तो 25 दिसंबर 2005 से इन्होंने लागू कर दिया था। हमारा अगला सवाल है कि फादर कामिल बुल्के को किस वर्ष राधा कृष्ण पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया था? तो किस वर्ष? तो 1981 में, ठीक है, 1981 ईस्वी में ही फादर कामिल बुल्के को जो है राधा कृष्ण पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया था। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड का वह प्रथम व्यक्ति जिसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है, तो ये है हमारे रणधीर सिंह को ही अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है।
दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे। दोस्तों झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे विजय शंकर दुबे। कौन थे? विजय शंकर दुबे ही झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे। अगला सवाल है कि झारखंड का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन था। दोस्तों तो डेली प्रेस ही झारखंड का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र था। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि भारत का शेफील्ड के नाम से किसे जाना जाता है। तो भारत का शेफील्ड के नाम से जाना जाता है भेंड्रा को। किसे? भेंड्रा को जाना जाता है। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि राज्य सरकार द्वारा बच्चों को कृमि से मुक्त करने हेतु जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर कौन सा है। तो हेल्पलाइन नंबर है आपका 104। कौन सा है? 104 ही ये हेल्पलाइन नंबर है जहां राज्य सरकार द्वारा बच्चों को कृमि से मुक्त करने हेतु जो है जानकारी दी जाती है और आपका हेल्प किया जाता है। दोस्तों हमारा अगला सवाल और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि राज्य में संचालित रेडी टू ईट सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम का संबंध निम्न में से किससे है। ठीक है, निम्न में से किससे है दोस्तों? तो ये आंगनबाड़ी से है। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है दोस्तों कि 64वीं SLBC झारखंड रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल कितने बैंक कार्यरत है दोस्तों? तो राज्य में कुल 33 बैंक कार्यरत है 64वीं SLBC झारखंड रिपोर्ट के अनुसार। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक दाल उत्पादक वाला जिला निम्न में से कौन सा है। सर्वाधिक दाल उत्पादन वाला जिला है गिरिडीह। कौन है? गिरिडीह। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का शुभारंभ कब किया गया था। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का जो शुभारंभ है ये किया गया था 2019 ईस्वी में। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है दोस्तों कि झारखंड के पहले कौशल कॉलेज का उद्घाटन 1 मार्च 2019 को राज्य के किस शहर में किया था। ठीक है, राज्य के किस शहर में किया गया था दोस्तों? तो ये रांची शहर में किया गया था। दोस्तों हमारा अगला सवाल और आखिरी सवाल हमसे कहता है कि झारखंड सरकार ने राज्य में राशन कार्ड की मान्यता कितने वर्ष तक रखने का फैसला किया है। तो इन्होंने 5 वर्ष तक रखने का फैसला किया है।